कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। 5 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आज कैश फ्लो की फर्स्ट क्लास है और कैश फ्लो जो है पूरा होगा आपके यूट्यूब पर। तो कैश फ्लो क्या होता है, जरा पहले मैं कैश फ्लो का थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैश फ्लो होता क्या है, उसके बाद में फिर, ठीक है। तो कैश फ्लो क्या होता है, देखो पहले जरा 2 पॉइंट में लिखवा दूं, उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे इसकी। लिखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared to show movement of cash, to show movement of cash and cash equivalent from one period to another period under different activities. अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज। पहले 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा और उसके बाद में फिर आपको समझाना है मेरे को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज। अगर मैं कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट बनाकर दिखाऊं आपको, तो स्टेटमेंट कैसे बनता है वो देखो पहले। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बनता है और एक पीरियड के लिए, तो फॉर द ईयर एंडेड, और जिस ईयर के एंड में या जिस पीरियड के एंड में बना रहे होगे वो आपको लिखना है। कैसे बनेगा वो देख लो। पहले बस 2-3 पॉइंट लिख लो, उसके बाद में फिर इसको समझेंगे अच्छे से। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा रुपीस और ये भी होगा रुपीस, यानी अमाउंट। नंबर 1 यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी आपको कुछ सोचना नहीं है कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगा बाद में।
फिर यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर इन तीनों का लगाएंगे टोटल। ठीक है, इन तीनों का लगाएंगे टोटल, और जो टोटल लगाओगे उसको हम बोलते हैं नेट इंक्रीज, ब्रैकेट में डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके बाद ये जो निकल कर आता है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा वो सब यहीं पर लिखना पड़ता है हमको, यानी यहीं पर इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको लिखना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा वो भी आपको यहीं पर दिखाना पड़ेगा, इसी के नीचे। और फाइनेंसिंग में क्या क्या होगा वो भी यहीं सब दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले एक वर्किंग नोट बनाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहीं बाहर निकाल लो और उसके बाद यहाँ लाकर लिख दो। नहीं, सब कुछ यहीं दिखाना पड़ता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया, इन्वेस्टिंग में कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया, और फाइनेंसिंग में कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया, वो सब आपको यहीं पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो लिख लिया सबने? उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। सबने लिख लिया? ठीक है, ओके। चलो अब जरा समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और ये एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, जरा इसकी बात करेंगे। देखो बेटा, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका 2024 के एंड में जो कैश एंड बैंक बैलेंस था वो मान लो 10 लाख रुपए था, और 2025 के एंड में उसका जो कैश बैलेंस है वो हो गया 11 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1 लाख का इंक्रीमेंट हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो 2025 के एंड में हमारे पास कैश था 10 लाख, 2024 के एंड में 10 लाख था, 2025 के एंड में 11 लाख हो गया, और 1 लाख से हमारा कैश बढ़ गया। ठीक है, अब बताओ क्या ये ऐसा हुआ होगा कि हम बस 1 लाख रुपए का कैश लेकर आए और हमने बिजनेस में लाकर डाल दिया? क्या पूरे साल भर में जो 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, क्या मूवमेंट तो हुआ, यानी 10 लाख से 11 लाख मूवमेंट हो गया। तो ये क्या मूवमेंट इस तरह हुआ होगा कि भाई 1 लाख रुपए हम कैश लेकर आए और बिजनेस में डाल दिया लाकर? तो ऐसा नहीं होता कि हमने 1 लाख रुपए बस लेकर आए और बिजनेस में डाल दिया।
ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज से कैश आया होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज से कैश गया होगा, तब जाकर ये नेट इफेक्ट आता है कि भाई 1 लाख रुपए से हमारा कैश बढ़ गया ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए लेकर आए, यानी बहुत एक्टिविटीज से पैसे आए होंगे, बहुत एक्टिविटीज से पैसे गए होंगे। नेट इफेक्ट ये आया कि 1 लाख रुपए से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया, और हो सकता है कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम भी हो जाए। ठीक है, कम भी हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटीज से पैसे आए और कौन सी एक्टिविटीज से पैसे गए, उसको आपको एक स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है, और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर मतलब ये देखो, कैश जो है ना वो एक बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम मतलब जैसे किसी इंसान के बॉडी में ब्लड होता है ना, वैसे ही बिजनेस के लिए कैश है। अगर मान लीजिए इंसान की बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन रुक जाए, मैं तो कहता हूं 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए भी रुक जाए ना, तो इंसान के ऊपर पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं। हार्ट अटैक ऐसे ही तो होता है, सर्कुलेशन रुक जाता है बॉडी का, यानी ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अगर 1 आध मिनट के लिए रुक गया ना तो फिर पहुंच गया, बस इंसान गया ऊपर। ऐसे ही बिजनेस में अगर कैश का सर्कुलेशन रुक जाए ना, तो बिजनेस में एकदम तो बिजनेस नहीं मरेगा, लेकिन हाँ थोड़ा 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 करके बिजनेस भी मर जाएगा, बिजनेस भी ऊपर चला जाएगा। तो कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसी वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है उसे आपको एक स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है, उसका मूवमेंट, कि किस एक्टिविटीज से पैसे आए और किस एक्टिविटीज से पैसे गए, और नेट हमारा कितना कैश फ्लो हुआ, यानी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कितना हुआ, यह हमको बताना पड़ता है। अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी है? एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी 3 एक्टिविटीज से हमें कैश के फ्लो को दिखाना पड़ता है एक बिजनेस के अंदर, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितने पैसे आए या कितने गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितने पैसे आए कितने गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितने पैसे आए कितने गए, ये हमको दिखाना पड़ता है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कौन से कैश फ्लोज होते हैं, इन्वेस्टिंग से कौन से होते हैं, और फाइनेंसिंग से कौन से होते हैं। ठीक है ना? कैसे? आइए देखो बेटा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, ध्यान से जरा मेरी बात को सुनना सब लोग। बेटा 3 भाई थे, एक का नाम था मिस्टर ए, एक का नाम था मिस्टर बी, और एक का नाम था मिस्टर सी। ये 3 भाई थे। इन तीनों ने CS क्वालिफाई किया, तीनों ने CS क्वालिफाई किया और तीनों ही PCS बन गए। PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो तीनों ही PCS है। तीनों PCS बनने के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो गए, पैसा कमाने लगे, माँ बाप का ध्यान नहीं रहा, ना ए माँ बाप का ध्यान देता था, ना बी देता था, ना सी देता था। एक दिन इनके माँ बाप को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यार इन बच्चों को हमने क्या इसलिए पढ़ाया था ताकि ये बड़े होकर ये नाटक करें, हमको टाइम नहीं देते, हमको 1 रुपया नहीं देते। ठीक है, एक दिन माँ बाप गुस्से से तीनों को बुलाया और बोला नालायकों, तुमको हमने क्या इसलिए पढ़ाया था कि तुम CS बन जाओ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, और उसके बाद हमको पूछो ही ना। आज तक तुम लोगों ने पूछा कि तुम्हें हमको कोई जरूरत है या नहीं है? कोई तुम तीनों में से किसी ने 1 भी रुपया लाकर दिया हमको या नहीं दिया? इन तीनों को शर्म आई, इन्होंने कहा बात तो ठीक है, हमने अपने माँ बाप को पूछा ही नहीं। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद शाम को बच्चों फिर ए आता है, ए, और ए अपने मां के हाथ में लाकर 1 लाख रुपए रख देता है। 1 लाख रुपए। मां कहती है बेटा कहां से लाया? तो कहता है आज मैंने
अपने क्लाइंट को कंपनी लॉ की कंसल्टेंसी दी, टैक्स की रिटर्न फाइल करके दी, ठीक है, मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाई, और उन सब के मैं 1 लाख रुपए आज मैंने कमाए और वो मैं आपको लाकर दे रहा हूं। माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा देखो ये मेरा लायक बेटा। थोड़ी देर के बाद बी आता है, बी भी माँ के हाथ में लाकर 1 लाख रुपए रख देता है। माँ कहती है बेटा तू कहां से लाया? ये कहता है माँ आज मैंने अपने ऑफिस का चेयर बेच दिया, एक मेरे ऑफिस में एसी था वो बेच दिया, और एक मेरी पुरानी मशीन रखी हुई थी मैंने वो भी बेच दी। माँ ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, 1 लाख रुपए तू भी लेकर आ गया। क्या क्या बेचकर? अपने ऑफिस की चेयर बेच दी, एसी बेच दिया, मशीन बेच दी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद सी भी आता है। सी कहता है आज मेरे दोनों बड़े भाइयों ने 1-1 लाख रुपए दे दिए, तो मुझे भी अपने नंबर बढ़वाने हैं। उसने भी 1 लाख रुपए माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब माँ कहती है बेटा तू कहां से लेकर आया? तो सी कहता है माँ मैं अपने दोस्त से उधार लेकर आया हूं, यानी लोन फ्रॉम दोस्त, ठीक है ना, लोन फ्रॉम दोस्त। तो दोस्त से उधार लेकर आया हूं। अब सोचो जरा, तीनों लोग 1-1 लाख रुपए लेकर आए, यानी तीनों लोग 1-1 लाख रुपए लेकर आए। मां के पास 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 3 लाख रुपए आए, लेकिन तीनों की एक्टिविटी अलग अलग है। तीनों की एक्टिविटी अलग अलग है। बताइए इन तीनों में से बताओ जल्दी से फटाफट, इन तीनों में से सबसे लायक बेटा कौन सा है? कह रहा है बाप को किसी ने नहीं पूछा। बेटा माँ बाप दोनों को ही दिए, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मत समझो खाली माँ को दिए, बाप भी बैठा हुआ था वहां बराबर में, बस माँ के हाथ में लाकर रखे, ठीक है। तो ए बी सी बताओ तीनों में लायक बेटा कौन है? जल्दी फटाफट बोलो, तीनों में सबसे लायक बेटा कौन है? ए, बिल्कुल सबसे लायक है बेटा ए। यानी देखो ए जो लेकर आया ना, वो अपनी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे लेकर आया। यानी रेवेन्यू को जनरेट करने की जो उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं वो क्या है? कंपनी लॉ की कंसल्टेंसी, टैक्स रिटर्न भरकर देना, सेक्रेटरियल ऑडिट करना, या जो भी ये काम है जो हमारे सीएस से रिलेटेड काम है वो उसने किए और उससे पैसे लेकर आया। तो वो अपनी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे लेकर आया। तो ये जो लेकर आया ना, ये कहलाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बी है ना, वो अपने ऑफिस का सामान बेचकर लाया। तो बेटा घर का सामान बेचकर पैसे लेकर आ रहे हो, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमारा किसी एसेट को बेचकर पैसे आते हैं हमारे पास, तो वो क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, अपनी मशीनरी में, अपने फर्नीचर में, अपनी एसी में, अपने इक्विपमेंट्स में, अपने बिल्डिंग में, या अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया था, अगर उसको बेचकर पैसा आ रहा है तो वो एक्टिविटी कहलाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और जो सी है वो लोन लेकर आया अपने दोस्त से बेटा, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, समझ गए ना? अब पैसे आए, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? अब सोचो जरा आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हम ये बता सकें कि हमारे पास जो पैसा आया वो किन किन एक्टिविटीज से आया, किन किन एक्टिविटीज से आया। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं मेरे बैंक अकाउंट में, तो आप ये मत समझना कि मैं बहुत अमीर इंसान हूं। पहले ये देखो मेरे पास वो 1 करोड़ रुपए आए कहां से हैं। अगर मान लो मैं लोन लेकर 1 करोड़ रुपए लेकर आया, तो क्या मैं अमीर हूं? मैं कर्जदार इंसान हूं। फिर मैंने अपना घर बेचकर पैसे जमा कर लिए, तो क्या मैं अमीर इंसान हूं? नहीं। आपने प्रॉपर्टी जो खरीदी थी वो बेच दी,
तो इसमें आपने कुछ करा क्या? जब मैं अपने प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे लेकर आता हूं तो वो मेरे लिए अच्छी बात होती है। इसलिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पॉजिटिव बैलेंस होता है, ऑपरेटिंग का, अगर ऑपरेटिंग का पॉजिटिव बैलेंस होता है तो ये अच्छा माना जाता है। और अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का निगेटिव बैलेंस होता है, निगेटिव मतलब आपने एसेट खरीदे ज्यादा हैं बेचे कम है, तो अगर इन्वेस्टिंग का निगेटिव बैलेंस होता है तो ये अच्छा माना जाता है। और ये डिपेंड करता है, कभी ये अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। अगर आप लोन और इक्विटी का मिक्स करके रखते हो, ठीक है ना, अगर ठीक ठाक है, चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कभी पैसे आते हैं कभी जाते भी हैं, तो ये एक मिक्स होता है, मिक्स। इसमें कभी पॉजिटिव भी अच्छा होता है, कभी निगेटिव भी अच्छा होता है। समझ गए? अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निगेटिव में चला जाए, यानी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कम हो रहे हैं और आउटफ्लो ज्यादा होने लगे, तो समझ लेना वो बिजनेस रसातल में जा रहा है, यानी उस बिजनेस की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, तो अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निगेटिव है तो हम उसको एक इंडिकेटर मानते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन को टेस्ट किया जाए उस बिजनेस की। हम देखें कि भैया ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो हमें उसके अकाउंट को गोइंग कंसर्न एक्टिविटीज के हिसाब से या गोइंग कंसर्न एजम्पशन के हिसाब से नहीं बनाना होता, फिर हम उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसके अकाउंट बनाते हैं। समझ गए? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पॉजिटिव अच्छा माना जाता है, इन्वेस्टिंग का निगेटिव अच्छा माना जाता है, और फाइनेंसिंग का डिपेंड करता है। कभी मिक्स जो है, कभी वो मतलब आना अच्छा होता है, कभी जाना अच्छा होता है। कभी आपको कैपिटल रेस करने की जरूरत भी पड़ती है, कभी लोन के रीपेमेंट की भी जरूरत पड़ती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। इसीलिए देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट विदाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने पढ़ा हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट, और नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो कैश फ्लो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कैश फ्लो नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। अब कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? यही सब शो करने के लिए कि हमारी किस एक्टिविटी से पैसे आए, किस एक्टिविटीज में पैसे गए। और एक चीज और बता दूं, कैश फ्लो जो है ना, वो एक कैश आप लोगों ने कैश बुक का नाम सुना है? कैश बुक, आप बताइए, आपने कैश बुक का नाम सुना है क्या? कैश बुक, जो कैश बुक होती है ना, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं, यानी कहां से कैश आया, कहां कैश गया। तो कैश रिकॉर्ड तो जो है कैश बुक में भी होते हैं भाई। कैश बुक भी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है, बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है कैश बुक। तो आपके पास कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में है, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो? क्योंकि कैश बुक जो है ना, वो एक लेंथी बुक होती है, उसी को समराइज करते हैं हम और कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर आते हैं। लाखों ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई इंसान बिजनेस के कैश ट्रांजैक्शन को देखना चाहे तो आप उससे कहो लो जी कैश बुक देख लो, वो कैश बुक कैसे चेक कर सकता है? लाखों ट्रांजैक्शन होंगे उसमें। और जब पहले, मैं आपको बताऊं, जब पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी ना, तो पूरे के पूरे कमरे के कमरे कैश बुक से भरे हुए होते थे। कैश बुक एक रजिस्ट्री तो होता था, तो पूरे के पूरे कमरे कैश बुक से भरे हुए होते थे। बताओ, हमने देखे हुए हैं खुद कि पूरे कमरे में कैश बुक भरी हुई हैं, फाइलें की फाइलें पूरी, जो रजिस्टर दिख रहे हैं कैश बुक। अब एक शेयर होल्डर या कोई डायरेक्टर आता है, वो कहता है मैं कंपनी के कैश ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहता हूं, तो कंपनी ने उसको पकड़ा और कमरे में लेकर गई और बंद कर दिया। लो जी, ये कैश बुक का कमरा है, इसमें ले जाकर जो कैश बुक के ट्रांजैक्शन चेक कर लो। डायरेक्टर बेचारा वैसे ही डर के भाग जाएगा, वो कहेगा ये क्या हुआ। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन चेक कर ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इतने सारे जो कैश बुक के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको समराइज करते हैं, और समराइज करके एक या 2 पेज में उसको ले आते हैं
अंडर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, और उसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ गए? मतलब कैश बुक को हम समराइज कर देते हैं। समराइज कैसे? जैसे मैंने कहा, आपने एक साल में 200 बार सेल किया, 200 बार सेल किया, एक साल में 200 बार सेल किया आपने, तो कैश बुक में वो 200 बार लिखा होगा, क्योंकि कैश बुक में ट्रांजैक्शन वाइज होता है। अब मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको जोड़ दिया, 200 बार जो सेल किया था ना उसका टोटल निकाल लिया। 200 बार में मैंने 50 लाख का सेल किया, तो मैं कैश फ्लो में एक ही बार में दिखा दूंगा सेल 50 लाख, समराइज करके। समझे? कैश बुक में लिखा होगा 200 बार, अगर 200 बार सेल किया है तो 200 बार लिखा होगा, और उन सारे 200 बार का टोटल लगाओ और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही बार लिख दो सेल 50 लाख। तो कैश फ्लो, जो कैश बुक होती है उसकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसकी जो रिसीट होती है, उसके जो पेमेंट होते हैं, उसे समराइज करते हैं और जिस एक्टिविटीज का होता है उस एक्टिविटीज में डालकर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। तो जो लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं कैश बुक में, उन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1 या 2 पेजेस में ले आते हैं अंडर 3 एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा कि व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं एक चीज यहां पर और लिख दूं, एक चीज यहां पर और लिख देता हूं मैं इसी के नीचे एक नोट करके, और नोट में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट is a summary of कैश बुक। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश फ्लो की समरी भी बोला जाता है, जो मतलब कैश बुक की समरी बोला जाता है। अब किस एक्टिविटीज का ऑपरेटिंग, कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, अब मैं इसकी बात करूंगा कि कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है और कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है। ठीक है, फिर मैं उसकी नोटिंग करवाऊंगा। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग होती है और कौन सी फाइनेंसिंग होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है पहले। देखो जी, मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, आपको नहीं बनानी, बस मेरी बात को सुनना आप लोग। ठीक है, मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा, देखो, और अभी देखो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होती है, कौन सी फाइनेंसिंग होती है और कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है। देखो, आपको लिखना नहीं है ये, हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी मैं कोई शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं नॉर्मल एक बैलेंस शीट बना रहा हूं बस समझाने के लिए। आपको पता है हम यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, यहां पर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, फिर यहां पर लोन्स वगैरह होते हैं जैसे डिवेंचर्स हो गए, लोन हो गए, ये सब होता है। उसके बाद करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर फिक्स्ड असेट होता है। फिक्स्ड असेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इसके अलावा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर कोई गुडविल आपने बिजनेस एक्विजिशन पर एक्वायर किया था तो वो गुडविल वगैरह भी हो सकती है। वो सब इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों फिक्स्ड असेट में आती हैं। उसके बाद यहां आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद करंट असेट, ठीक है ना, करंट असेट, लोन एंड एडवांसेस वगैरह हो सकते हैं, यानी आपके पास करंट असेट है या आपने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस किसी को दे रखे हैं तो वो हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें अगर मान लो मैं कहता हूं
कोई आपका एक्सपेंसेस आपने किया था, कोई डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो राइट ऑफ नहीं किया था, तो उसे आपने एसेट साइड में दिखा रखा है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह या कोई डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट वगैरह यहां पर आपका दिख रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें दिख रही हैं। अब आप सोचो, जरा ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात को बस सुन लेना, एक बार बस समझ लिया ना तो कैश फ्लो भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको मेन, ठीक है। कंपनी अपना फाइनेंस कहां से लेकर आती है? फाइनेंस, कंपनी अपना फाइनेंस लाती है इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से और डिवेंचर और लोन वगैरह से। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं नॉर्मली, ठीक है। करंट लायबिलिटी और प्रोविजंस जो होते हैं ये नॉर्मली इनको हम ऑपरेशनल लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल लायबिलिटी मानते हैं। करंट लायबिलिटी को, प्रोविजंस को, ये ऑपरेशनल लायबिलिटी होती हैं विच अराइज ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट होती हैं उनको हम ऑपरेशनल एसेट, ऑपरेशनल लायबिलिटी मानते हैं। बाकी जो कंपनी अपना फाइनेंस रेज करती है वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, डिवेंचर्स वगैरह से करती है, ठीक है। इसका मतलब इक्विटी शेयर से पैसा आया और इक्विटी शेयर का बाईबैक किया, ये दोनों ही बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। यानी कंपनी अपना फाइनेंस कहां से लेकर आई? इक्विटी शेयर से पैसे आए या इक्विटी शेयर के थ्रू पैसे गए, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू करे या इक्विटी शेयर का बाईबैक किया। तो इशू करा तो पैसा आएगा, बाईबैक किया तो पैसा जाएगा, ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर से पैसे आए या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर इशू करा या डिवेंचर का रिडम्पशन करा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन आपने लिया या लोन का रीपेमेंट किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गिने चुने आइटम है: इशू ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन, लोन रिपेड। ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो आउटफ्लो हैं। अब इन फाइनेंस की एक कॉस्ट होती है, आपने सबने सुना होगा कि इस फाइनेंस की एक कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पर हमको डिविडेंड देना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड का पेमेंट करोगे, डिविडेंड का पेमेंट करोगे तो बेटा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, डिविडेंड का पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। और डिवेंचर और लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो बेटा इंटरेस्ट का पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। यानी जो चीज जिससे रिलेटेड है, तो अगर जो पहला आइटम है ना, पहला, अगर मैं कहूं बेटा देखो देखो दादा, मैं कहता हूं देखो दादाजी, पापा जी और बेटा। लो जी, बेटा है, बेटे के बाप होंगे और बाप के बाप होंगे। जहां बाप जाएगा यानी जहां दादाजी जाएंगे वहीं हमारा बाप जाएंगे और वहीं हम जाएंगे। मैं बेटा हूं, मैं अपने आप को बेटा मान रहा हूं, तो जहां मेरे दादाजी जाएंगे वहीं मेरे पापा जाएंगे और वहीं मैं जाऊंगा, वहीं मैं जाऊंगा। सर मतलब ये इक्विटी शेयर दादाजी हैं तो इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इक्विटी शेयर पर अगर मैं डिविडेंड पे करूंगा तो वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा। और डिविडेंड पे करने पर अगर मैंने कोई टीडीएस पेमेंट किया गवर्नमेंट को तो बेटा वो टीडीएस जो है ना, वो टीडीएस भी फाइनेंसिंग में जाएगा, वो टीडीएस भी फाइनेंसिंग में जाएगा। मतलब कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन। मैं हूं, मेरे पापा हैं, मेरे दादा हैं, जहां दादाजी जाएंगे वहीं मेरे पापा जाएंगे और वहीं उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा। तो दादाजी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है। इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड पे होगा वो भी फाइनेंसिंग कहलाएगा। और जब आप डिविडेंड पे करते हो ना तो गवर्नमेंट को आपको टीडीएस पे करना पड़ता है उस डिविडेंड पर।
यानी हम डिविडेंड में से टीडीएस काटते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, समझ गए ना? तो वो टीडीएस भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, अच्छा। ऐसे ही बच्चों, मैं एक बात बताऊं, मैं कहता हूं लोन या डिवेंचर, लोन और डिवेंचर जो है ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो लोन एंड डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और इस इंटरेस्ट को जब हम पे करते हैं तो हम इसमें से टीडीएस काटकर गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड, ये भी बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गिने चुने आइटम है, गिने चुने आइटम है, बहुत ज्यादा आइटम है ही नहीं। इक्विटी शेयर के थ्रू इनफ्लो या आउटफ्लो, ये फाइनेंसिंग है। प्रीफरेंस शेयर के थ्रू इनफ्लो या आउटफ्लो, फाइनेंसिंग है। लोन और डिवेंचर के थ्रू इनफ्लो और आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और इन सब की एक कॉस्ट होती है, तो उस कॉस्ट का पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जैसे शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रीफरेंस हो, उस पर डिविडेंड पे करते हो तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पर जो टीडीएस आएगा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, लोन आपने लिया तो लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन का रीपेमेंट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन पर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उस इंटरेस्ट के ऊपर अगर टीडीएस है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, एक चीज और, आपने इक्विटी शेयर इशू करे या प्रीफरेंस शेयर इशू करे, इस पर आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे करा, अंडरराइटिंग कमीशन पे करा, अंडरराइटिंग कमीशन। तो बेटा अंडरराइटिंग कमीशन इज आल्सो ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी वो इक्विटी शेयर की वजह से ही पेमेंट हुआ है। अगर इक्विटी शेयर इशू ना होते तो अंडरराइटिंग कमीशन पे ही नहीं होता। अगर डिवेंचर इशू ना होते तो अंडरराइटिंग कमीशन पे ही नहीं होता। अगर प्रीफरेंस शेयर इशू ना होते तो अंडरराइटिंग कमीशन पे होता ही नहीं। तो इसका मतलब अंडरराइटिंग कमीशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई सबको? कहने का मतलब है जो चीज जिससे रिलेटेड है वो उसी में जाएगा, जो चीज जिससे रिलेटेड है उसी में जाएगा। अच्छा जी, अभी मैंने फाइनेंसिंग बताया, सिर्फ आपको फाइनेंसिंग, ठीक है ना, फाइनेंसिंग बताया। अब सुनो, ये जो फाइनेंसिंग के थ्रू जो पैसा आया, इक्विटी के थ्रू पैसा आया, प्रीफरेंस के थ्रू पैसा आया, डिवेंचर लोन के थ्रू पैसा आया, इस पैसे को आप अब इन्वेस्ट करते हो। ये पैसा बेटा एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए नहीं लेकर आते, या जो नॉर्मल डे टू डे खर्चों के लिए इक्विटी शेयर से प्रीफरेंस शेयर से पैसा नहीं लेकर आते, या लॉन्ग टर्म जो डिवेंचर वगैरह इशू करते हो, जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हो आप, वो डे टू डे खर्चों के लिए नहीं लेते, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, या तो बड़ी बड़ी एसेट खरीदने के लिए या बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी या तो फिक्स एसेट खरीदने के लिए या फिर बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो फाइनेंस से पैसा आया है ना, इसको या तो हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट में या फिर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। यानी या तो इन्वेस्ट करते हैं बाहर या फिर फिक्स एसेट खरीदते हैं उससे। तो फिक्स एसेट जब हम खरीदेंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदे, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है। और अगर उनमें से किसी को बेच दिया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई मैंने लैंड बेच दिया, खरीदा था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब बेच दिया वो भी इन्वेस्टिंग। मशीन खरीदा था तो इन्वेस्टिंग, बेच दिया तो भी इन्वेस्टिंग। इक्विपमेंट खरीदे तो इन्वेस्टिंग, बेच दिए तो भी इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट को मैंने खरीदा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर इन्वेस्टमेंट बेच दिया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और बेटा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम रिसीव होती है। और इनकम कैसे रिसीव होती है? या तो इंटरेस्ट के थ्रू, या डिविडेंड के थ्रू,
या फिर रेंट के थ्रू। ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होती है ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। यानी इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उस पर जो इनकम रिसीव होती है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। सर मतलब जैसे इंटरेस्ट मिला तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पे किया फाइनेंसिंग, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट पे किया फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पे किया फाइनेंसिंग और डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टिंग। समझ गए? इन्वेस्टिंग। क्या समझ में आ रही है? जल्दी से फटाफट बताओ। अच्छा, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो बेटा उस पर टीडीएस भी होता है, टीडीएस, टीडीएस। तो बेटा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर हुआ ना तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। अब यहां पर जो इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो टीडीएस है वो इंटरेस्ट रिसीव पर है, जो टीडीएस है डिविडेंड रिसीव पर है, तो वो टीडीएस जो होगा वो टीडीएस आपका किस में जाएगा? वो टीडीएस आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब यहां पर देखो मैं फैमिली बनाता हूं, फैमिली। इन्वेस्टमेंट कौन है बेटा? इन्वेस्टमेंट है दादाजी। इन्वेस्टमेंट कौन है? दादाजी। इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो भी दादाजी, वो बेटा बेटा, और फिर जो है टीडीएस उस पर, तो वो बेटा। तो इन्वेस्टमेंट यानी दादाजी कहां जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, और उस इंटरेस्ट पर जो टीडीएस होगा वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। यानी आपको लिंक जोड़ना पड़ेगा, लिंक। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का सोर्स जो है वो जिस एक्टिविटीज में जाएगा तो उससे कनेक्टेड जितने भी आइटम होंगे वो सब उसी एक्टिविटीज में जाएंगे। तो कभी आपको किसी आइटम के बारे में कंफ्यूजन अगर लग रहा हो यार ये कहां जाएगा, तो आप देखो ना ये किस चीज पर है, तो उसका सोर्स कौन सी एक्टिविटी में जा रहा है, तो सोर्स जिस एक्टिविटीज में जाएगा उसी एक्टिविटीज में वो आइटम जाएगा। समझ में आई बात? तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में देखो आप गिने चुने आइटम है, आप खुद सोचो, गिने चुने आइटम है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। गिने चुने कैसे? मैं अभी पहले फिर से इन्वेस्टिंग का बोलता हूं। इक्विटी शेयर का इशू, फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर का बाईबैक, फाइनेंसिंग। प्रीफरेंस शेयर का इशू, फाइनेंसिंग। प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन, फाइनेंसिंग। डिवेंचर का इशू, फाइनेंसिंग। डिवेंचर का रिडम्पशन, फाइनेंसिंग। लोन लिया, फाइनेंसिंग। लोन रिपेमेंट किया, फाइनेंसिंग। अच्छा, इन तीनों पर डिविडेंड पे किया और इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग। और इंटरेस्ट और डिविडेंड पर जो टीडीएस होगा वो भी फाइनेंसिंग। ये तो हो गया फाइनेंसिंग, एक तरफ उठाकर रख दो। अब फाइनेंस को कहीं इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट कहां करते हो? या तो फिक्स एसेट पर या इन्वेस्टमेंट पे। फिक्स एसेट खरीदना, इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट बेचना, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट बेचना, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम मिलेगा वो इन्वेस्टिंग, और उस इनकम पर, इनकम किसके थ्रू मिलेगा? या तो इंटरेस्ट के थ्रू, या डिविडेंड के थ्रू, या रेंट के थ्रू। जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी पर जो मतलब रेंट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब होटल का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो होटल से जो आपका रेंट आता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अगर आपका कोई रेंट आ रहा है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन तीनों इनकम पर अगर कोई टीडीएस होगा, इंटरेस्ट रिसीव पर, डिविडेंड रिसीव पर, रेंट रिसीव पर अगर कोई टीडीएस होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में बस यही गिने चुने आइटम होते हैं। इसके अलावा बेटा जो भी आइटम हुए हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के होते हैं। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बोला ही जाता है कि ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी जो चीजें मैंने बताई आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वाली, इनको छोड़ दो, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज बची, जहां से कैश आया, जहां कैश गया, कोई मिसलिनियस एक्टिविटीज है, सब की सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। फिर सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, उस पे डिविडेंड आया, हाँ तो बेटा इन्वेस्टिंग हो गया ना।
बेटा हम प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं सुशांत, हम कह रहे हैं कैश आया कैश गया, मैं प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं कर रहा। जितना कैश आया जितना कैश गया, ठीक है, जितना कैश आया जितना कैश गया वो आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जाएगा। प्रॉफिट और लॉस सोचो ही मत ना। अब जैसे मैं कहता हूं मैंने 10,000 की एसेट थी, आपने 2,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब 12,000 में बेचा ना, तो 12,000 आप देखोगे, आप 12,000 देखोगे, आपके पास तो 12,000 आएगा ना, इसके अंदर प्रॉफिट भी है। तो आपके पास कितना कैश आया कितना कैश गया आप वो देखते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब जैसे 10,000 की एसेट है, आपने 1,000 के लॉस पर बेचा, तो आपके पास 9,000 आया होगा, तो आप 9,000 देखोगे, आप ना इसको देखोगे ना इसको देखोगे, आप ये देखोगे मेरे पास कैश कितना आया। तो कैश देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश कितना आया कैश कितना गया वो देखते हैं हम इसमें प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं करते। समझ में बात आ रही है? लोन देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हाँ बेटा, अगर आपने लोन देना, वो क्या है, लोन देना जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गया। एक होता है लोन देना, एक होता है लोन रीपे करना। तो अगर आपने लोन लिया था और उसको रीपे कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग है, लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, और जब वो लोन आपको वापस मिलेगा तब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है ना? वो एक तरीके से लोन देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है। और फिर इसके बाद बेटा जो भी अब रिसीट बचे, जो भी आपके पेमेंट बचे, वो सब इन्वेस्ट ऑपरेटिंग में आएंगे। अब कौन से बचेंगे ऑपरेटिंग वाले? बेटा ऑपरेटिंग देखो, अब ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग कौन से? गुड्स बेचकर पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए? इसके अलावा कोई ट्रेडिंग कमीशन आपको मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे पे किए, चाहे कोई सा भी खर्चा हो, ऑपरेटिंग खर्चा जो भी हो, वो सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है? डेप्रीसिएशन, अरे बेटा डेप्रीसिएशन कैश होता है क्या? सोचो जरा, बार बार वो एक ही बात को पिंच किया जा रहा है, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन, पता नहीं कितनी मोहब्बत है इसको डेप्रीसिएशन से। डेप्रीसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन से ना कैश आता है ना कैश जाता है। आता जाता है क्या डेप्रीसिएशन से? तो डेप्रीसिएशन तो कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं है। देखो वही पिंच किया जा रहा है वो। बोलो समझ में आ रही बात? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश आता है जो कैश जाता है उसी की बात करेंगे, जो नॉन कैश आइटम है उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है? मैंने कब कह रहा टैक्स पेड किस में जाएगा? बेटा ऑपरेटिंग। अगर टैक्स पेड किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो उसी एक्टिविटी में जाएगा। जैसे मान लो मैंने लैंड बेचा, लैंड सेल किया, लैंड सेल करने पर मुझे टीडी मतलब मेरे को ऊपर टैक्स बना, टैक्स मैंने पे किया या मेरा टीडीएस कट गया, तो वो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। यानी अगर टैक्स किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो उसी एक्टिविटी में जाएगा। बाकी जो नॉर्मल टैक्स होता है जो आपके प्रॉफिट पर लगता है, वो आपका इनकम टैक्स जो आप पे करते हो, वो किस में आता है? वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आती होगी। तो मैंने क्या क्या ऑपरेटिंग के बारे में बता रहा था मैं। गुड्स बेचने से पैसा आया, ऑपरेटिंग। डेटर से पैसे आए, ऑपरेटिंग। कोई कमीशन मिला, ऑपरेटिंग। समझ गए ना? जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे पे किए, आप कोई भी खर्चा, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ओवरहेड का खर्चा हो गया, वेजेस पेड किया, एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, और मतलब कमीशन पे किया, सारे के सारे खर्चे, सब के सब जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़कर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सा होता है? इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग है। समझ गए ना? बाकी जितने भी एक्सपेंसेस नॉर्मली होते हैं वो सब के सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। मैं अभी बाद में आपको लिखवाऊंगा कि आपको कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में लेना है, कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग में लेना है, कौन सी फाइनेंसिंग, अभी सारी नोट करवाऊंगा मैं आपको सब चीजें ये। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम रेवेन्यू प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी।
प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी पैसे आए, जो भी पैसे गए, वो सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। मैं एक एक करके सब बात करूंगा, अभी एक एक करके मैं हर एक्टिविटीज पर आऊंगा। मैं पहले मैं इन्वेस्टिंग की बात करूंगा, फिर फाइनेंसिंग की बात करूंगा, और लास्ट में बिल्कुल मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग की, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग का होता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो गिने चुने आइटम होते हैं, समझे? मुश्किल से आपको क्वेश्चन वगैरह भी करोगे ना तो 4 5 6 आइटम से ज्यादा नहीं मिलेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। बाकी जितने भी होते हैं सब ऑपरेटिंग होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी फटाफट बोलो। तो समझ में आया ना आपको कि क्या भाई कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या ऑपरेटिंग कौन सा, फाइनेंसिंग कौन सा, इन्वेस्टिंग कौन सा। चलिए अब मैं एक एक करके यहां पर बात करता हूं। फटाफट जल्दी से आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊंगा, फिर फाइनेंसिंग बताऊंगा, और फिर लास्ट में ऑपरेटिंग बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आपको ये पता है आज क्लास कितने बजे तक है, ये पता है ना? क्यों जी, क्लास पता है आप लोगों को कितने बजे तक है? क्लास कितने बजे तक है ये पता है सबको? कितने बजे तक है? नहीं पता? 9:30। हाँ, मैं बता देता हूँ ना। पहले हमारा है, पहले 6:30 से शुरू हुआ था ना, तो 6:30 से तो 8 बजे तक है। फिर उसके बाद 8:15 से 9:30 तक है, ठीक है? फिर 8:15 से 9:30 तक है। 8 बल्कि मैं तो कहता हूँ 8:15 नहीं, 10 मिनट का ब्रेक काफी है। 10 मिनट का ब्रेक काफी है। तो ये है हमारा, ठीक है? मतलब 6:30 to 8 है, फिर उसके बाद 8:10 से 9:30 है। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो यही बात कर रहा हूँ जो सच है। मैं तो सच बोलता हूँ। ब्रेक है तो ना 8:10 तक। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब ये है, फिर उसके बाद हमारी क्लास है संडे को। कल नहीं है, फिर संडे है, और फिर मंडे है। 3 क्लास लगातार ऐसे ही हैं। यानी आज है, फिर संडे है, और फिर मंडे है, ठीक है? चलो 15 मिनट ब्रेक। अरे कोई नहीं यार, 5 मिनट तुम लोग मेरी तरफ से ले लेना बस। चलिए, तो मैं आइए बेटा एक एक करके अब शुरू करूं। पहले नंबर 1, पहले लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पहले हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, मुझे कल बाहर जाना था। अरे तुम्हारी वजह से ही तो कल क्लास रखा नहीं मैंने, मुझे पता चल गया था। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखिए, एक्टिविटीज which are relating to acquisition and disposal activities which are relating to acquisition and disposal of fixed assets and investment।
investment will be covered under investing activities, will be covered under डिफरेक्ट मतलब जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो देखो क्या क्या होंगे। पहले इनके इनफ्लोस, तो पहले इनफ्लोस की बात कर लूं। पहले इनफ्लो की बात करूंगा फिर आउटफ्लो की। एक्विजिशन मींस, एक्विजिशन बेटा परचेस। तो यहां लिखो देखो परचेज, पहले इनफ्लो, इनफ्लो में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 2 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट, एंड रेंट। अच्छा, टीडीएस ऑन अबव इनकम, टीडीएस ऑन अबव इनकम। इसके बाद लोन रीपेमेंट रिसीव्ड, बल्कि आप लोन एंड एडवांसेस करके लिखो, लोन एंड एडवांसेस। रीपेमेंट रिसीव्ड, रीपेमेंट का मतलब जिसने लिया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने रीपे किया और मैंने रिसीव करा होगा, तो रीपेमेंट रिसीव्ड। ठीक है। अदर देन, लोन एंड एडवांसेस टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, अदर देन लोन एंड एडवांसेस टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। सर मतलब ये सप्लायर को और एम्प्लॉइज को अगर आपने कोई लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग में जाएंगे, वो ऑपरेटिंग में जाएंगे। सप्लायर और एम्प्लॉय के अलावा जो लोन एंड एडवांसेस होते हैं वो इन्वेस्टिंग में आएंगे, समझे। लेकिन सप्लायर को, एम्प्लॉइज को जो आपने लोन एंड एडवांसेस दिए हैं या उनसे जो मिला वापस, वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले होते हैं नॉर्मली। अच्छा, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अबव लोन एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन अबव लोन एंड एडवांसेस, और फिर इस पर टीडीएस, टीडीएस ऑन अबव इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन अबव इंटरेस्ट। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो हो गया। इनफ्लो यानी जो पैसा आया वो, जो पैसा गया अब जरा उसको देखते हैं एक बार। जो पैसा गया उसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये देखो आउटफ्लो, आउटफ्लो देखो। आउटफ्लो में सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। और लोन एंड, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इसमें एक चीज और लिख दूं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट्स, एंड ज्वाइंट वेंचर। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपनी सब्सिडरी कंपनी में किया है, अपनी एसोसिएट में किया है, अपने ज्वाइंट वेंचर्स में किया है, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही इनफ्लो आउटफ्लो होगा। समझे? कहीं कंफ्यूज हो जाओ, आपको क्वेश्चन में दे दे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो सोचते रहो अरे ये कहां जाएगा, बेटा ये भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। वो दे दे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया होगा, ठीक है ना। सिर्फ जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं उनके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है ना, जिनका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो ऑपरेटिंग में जाते हैं। जैसे बैंक है, तो बैंक एक फाइनेंस कंपनी होती है, तो बैंक जो लोन लेती है, जो लोन देती है, जो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट बेचती है, वो सब उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है बैंक का। बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी, ये जितने भी होते हैं ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी या लोन कंपनी होती है, फाइनेंस कंपनी। बाकी अगर कोई भी नॉर्मल कंपनी है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है, ठीक है। मैं आपको उस पर भी बाद में नोट लिखवा दूंगा, फाइनेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए। स्टैम्प ड्यूटी एंड लैंड वो किस में आएगा बेटा? बताओ, दादा पोते का रिलेशन बनाओ, किस में जाना चाहिए? लक्ष्य का। मैंने आपको एक फैमिली बता दी, अब स्टैम्प ड्यूटी किस पर पे की तो देख लो। मैंने एक आपको लिंक समझा दिया कि अगर दादाजी जहां जाएंगे वहीं उनका बेटा जाएगा, वहीं उनका पोता जाएगा, सीधी सी बात है। सोच लो कहां जाएगा। लैंड कहां जाएगी? अगर आपने लैंड एक्वायर किया तो कहां जाएगी लैंड? लैंड जाएगी इन्वेस्टिंग में। तो लैंड पर अगर जो स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट, उसकी लैंड की कॉस्ट का ही पार्ट है, वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहां तक? तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड, loan and advances provided other than, loan and advances to, other than loan and advances to supplier and employees। सबसी एसोसिएट वाला इनफ्लो में भी हाँ वो सेम रहेगा बेटा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड टू, प्रोवाइडेड अदर देन लोन एंड एडवांसेस टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। तो सप्लायर और एम्प्लॉय को छोड़कर जो भी लोन एंड एडवांसेस होंगे वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो में जाएंगे, आउटफ्लो में जाएंगे। सप्लायर को अगर आपने कोई लोन दिया है या कोई एडवांसेस दिए हैं, एम्प्लॉय को कोई लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं, वो आपके इन्वेस्टिंग में जाएंगे, उसमें ऑपरेटिंग में जाएंगे, सॉरी। और उनसे जो मिल जाएगा वापस वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा, और उनका इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग में जाएगा। फिर मैंने बोला ना कि जहां दादा वहां पोता, वहीं बेटा वहीं पोता, बस सीधी सीधी बात है।
एक फैमिली का रिलेशन बना लो बस, सेम फैमिली के सेम लोग, एक बारात में सब लोग एक साथ जाएंगे, समझे, खाना खाने के लिए। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नंबर 2, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिखेंगे एक्टिविटीज विच आर relating to raising and repayment of capital and loan and related cost are covered under financing activity। आर कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इनके क्या इनफ्लो होते हैं, क्या आउटफ्लो होते हैं, पहले इनके इनफ्लो की बात करते हैं। कौन कौन से इनके इनफ्लो होंगे। अब इनके इनफ्लो देखना, इनफ्लो में नंबर 1 इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर का इशू इनफ्लो होगा। इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, नंबर 3 इशू ऑफ डिवेंचर्स। आप तीनों को एक साथ भी लिख सकते थे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स, लेकिन मैंने तीनों को अलग अलग लिख दिया। आप तीनों को साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4 लोन रेज्ड यानी लोन टेकिन, लोन रेज्ड, ठीक है ना, लोन रेज्ड। समझ गए। अच्छा, इन्वेस्टिंग में यार एक चीज इनफ्लो में और लिख लो, इन्वेस्टिंग में एक चीज इनफ्लो में और लिख लो। इनफ्लो में, इनफ्लो में एक चीज और लिख लो, इन्वेस्टिंग में कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट। कभी कभी गवर्नमेंट फिक्स एसेट के लिए हमको कोई ग्रांट दे देती है, जैसे लैंड खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दे दिया, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो होगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा वो। अल्फा जी, लोन एंड एडवांसेस, लोन अगर आप लेते हो वो इन्वेस्टिंग में है, लेकिन अगर आप किसी को लोन देते हो तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा।
और लोन लेते हो तो वो फाइनेंसिंग में है, समझे? अल्फा लेविक्स, नाम भी पता ना क्या रख के आते हो तुम लोग। जैसे मैंने तुमको लोन दिया तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन तुम्हारे लिए फाइनेंसिंग है, समझ गए? तो ये यहां पर कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स, तो कैपिटल ग्रांट रिसीव फॉर फिक्स्ड एसेट, ये बात समझ में आई ना? कैपिटल ग्रांट रिसीव फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ये बात क्लियर हुआ सबको? ठीक है, मतलब जैसे मैंने लैंड खरीदना है तो गवर्नमेंट ने मेरे को लैंड के लिए 50 लाख रुपए दे दिए, गवर्नमेंट मेरे ऊपर मेहरबान है, मान लो उसने कहा लो जी 50 लाख का चेक पकड़ो और लैंड खरीद लेना, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो होगा। मुझे मशीन खरीदना है, गवर्नमेंट ने मेरे को ग्रांट दे दिया मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो अगर किसी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आइटम को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर हो गया लोन रेज्ड, रेज का मतलब लोन टेकिन, तो लोन अगर लिया है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। लिया है तो इन्वेस्टिंग, और जो लोन दिया है वो फाइनेंसिंग, सॉरी लोन दिया है वो इन्वेस्टिंग। अच्छा, तो इनफ्लो हो गया ये, तो इनफ्लो क्या हो गया? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन रेज, लोन टेकिन, ये सब। अब आउटफ्लो में क्या होगा? आउटफ्लोस, फाइनेंसिंग में आना चाहिए बेटा, ये लोन नहीं है, गवर्नमेंट आपको वापस थोड़ी लेगी, वो ग्रांट को लोन समझ रहा है, ग्रांट बेटा लोन नहीं है, गवर्नमेंट आपसे वापस थोड़ी लेगी। ग्रांट का मतलब ही क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, एक तरीके से गवर्नमेंट ने आपको एसेट दे दी, ठीक है। अब आउटफ्लो में देखो, आउटफ्लो, आउटफ्लो में क्या क्या आएगा? आउटफ्लो में नंबर 1 बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इन सब में एक चीज जरा और लिख लेना, ये इन तीनों में ये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब अगर मैंने 100 रुपए का शेयर 110 में इशू करा, 100 रुपए का शेयर 110 में इशू करा तो यहां पर आपको 110 लेने हैं। 100 रुपए का शेयर 90 पर इशू करा तो यहां पर 90 लेने हैं, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम और एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट लेना है यहां पर, ठीक है। इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करा तो प्रीमियम को इंक्लूड करके अमाउंट आएगा, प्रीफरेंस शेयर प्रीमियम पर इशू करा तो प्रीमियम को इंक्लूड करके अमाउंट आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर अगर प्रीमियम पर करा तो प्रीमियम को इंक्लूड करके अमाउंट आएगा, और अगर डिस्काउंट पर करा तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके अमाउंट आएगा, यानी जो एक्चुअल में कैश रिसीव होता है वो यहां पर लेते हैं। अच्छा, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो पहले तो इक्विटी शेयर का बाईबैक होगा, उसके बाद नंबर 2 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अल्फा भाई मैं क्या इसे समझाऊं आपको, वो कह रहा है लोन देना भी, तो बेटा वो लोन कौन सा देना है? लोन देना मतलब लोन मैंने दिया तुमको, 100 रुपए तुमको दे दिए उधार, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग है। अब वो तुमसे 100 रुपए मैंने वापस ले लिए, वो भी इन्वेस्टिंग है। तुमने लोन लिया मेरे से तो तुम्हारे लिए वो फाइनेंसिंग है, अब तुमने मुझे वो लोन रिपेमेंट किया तो वो भी तुम्हारे लिए फाइनेंसिंग है। यानी जो लोन देता है उसके लिए इन्वेस्टिंग है और जो लोन लेता है उसके लिए फाइनेंसिंग है, ऐसे समझो ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अच्छा रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, अच्छा ये तीनों ही ना बेटा इंक्लूडिंग प्रीमियम होंगे,
इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अगर रिडम्पशन आपने प्रीमियम पर किया है तो प्रीमियम को इंक्लूड करके होगा ये। उसके बाद लोन रीपेड, लोन रीपेड, जो आपने लोन लिया था उसको रीपे कर दिया, वो आपका आउटफ्लो हो गया। और नंबर 5 डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। और नंबर 6 टीडीएस ऑन अबव डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन अबव इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा ना? हाँ जी बेटा बिल्कुल। एक्चुअली क्या डिस्काउंट पर रिडम्पशन होता नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला नहीं। कौन बंदा होगा जो 100 रुपए देकर 90 लेगा आपसे? ठीक है, तो नॉर्मली रिडम्पशन या तो पार पर होता है या प्रीमियम पर होता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है ये बात मेरी? जल्दी फटाफट बोलो। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और लिख लो, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटिंग कमीशन पेड। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, बेटा वो तो एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड जो है वो भी आपका ऑपरेटिंग में ही चला जाएगा, मतलब उसमें फाइनेंसिंग में चला जाएगा। सर ये प्रीमियम इंक्लूडिंग ये कंपनी के पास रहेगा सर। कॉल्सन एरियर बेटा फाइनेंसिंग है ना, तो कॉल्सन एरियर पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंसिंग होगा। कॉल्सन एरियर का अमाउंट अगर मिलेगा तो फाइनेंसिंग है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंसिंग। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा आप फैमिली ध्यान रखो, दादा बेटा पोता, बस इतना ध्यान रख लो। अगर 2 ही चीजें हैं तो बेटा और पोता हो गया, 3 चीजें हैं तो दादा पोता बेटा। जो चीज जहां जाएगी उससे रिलेटेड कोई भी आइटम होगा वो वहीं जाएगा उसके पीछे पीछे। अरे यार प्रीमियम को कंपनी रखेगा मतलब क्या? मेरी समझ में नहीं आता ये चीजें, क्या बोलते हो? कंपनी प्रीमियम और कौन रखेगा? जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी रखेगी ना, कौन रखेगा? ठीक है, तो चलो 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद शुरू करते हैं अभी 10 मिनट के बाद अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे।